नमस्कार। आज का हमारा यह लेक्चर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल एवं उनके उपन्यास साहित्य पर आधारित रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यशपाल के सभी उपन्यासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमें यशपाल के उपन्यासों के बारे में जानने से पहले आवश्यक है कि यशपाल के बारे में अर्थात उपन्यासकार के बारे में थोड़ा सा जान लें, जिससे हमें उनके उपन्यासों को समझने में आसानी हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यशपाल को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो है कारावास की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 जनवरी 1932 को इलाहाबाद में पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच हुई भिड़ंत में उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और ये तब तक जेल में रहे जब कांग्रेस का अंतरिम मंत्रिमंडल बना, तब तक ये जेल में रहे। उसके बाद 1938 में 2 मार्च को इन्हें रिहाई मिली। उसके बाद किंतु रिहाई तो मिल गई, लेकिन इनके पंजाब प्रवेश पर निषेध था। ये पंजाब नहीं जा सकते थे। मूलतः यशपाल पंजाब के थे, किंतु ये पंजाब नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने लखनऊ आने का निश्चय किया और लखनऊ आकर इन्होंने विप्लव पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसका प्रकाशन इन्होंने उसी वर्ष प्रारंभ किया जिस वर्ष इन्हें आज़ादी मिली, जिस वर्ष जेल से आज़ाद हुए 1938 में। इन्होंने अब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बुलेट की जगह बुलेटिन का सहारा लिया। यशपाल जी कहते हैं कि किसी ट्रेन को उड़ाने की बजाय उसमें बैठे हजारों यात्रियों से बात की जाए, उन तक अपने विचारों को पहुंचाया जाए। क्योंकि यशपाल पहले क्रांतिकारी थे, ये बुलेट का इस्तेमाल करते थे, अर्थात गोलियों का इस्तेमाल करते थे क्रांति में। किंतु अब जब ये जेल से वापस आए तो इनके विचार पूर्णतः बदल चुके थे। अब ये जो है भारत की विशाल जनता को टारगेट कर रहे थे कि उन तक अपने क्रांतिकारी विचारों को बुलेटिन अर्थात समाचार एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाए। उसके बाद जिन विचारों के कारण वे क्रांतिकारी बने थे, उन्हीं विचारों को समय के साथ जनता को लिखित में संप्रेषित करना चाहते थे यशपाल जी। इसीलिए उन्होंने बुलेट की जगह बुलेटिन का सहारा लिया, जिसकी अभिव्यक्ति यशपाल की कहानियों और उपन्यासों में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम यशपाल के इन्हीं उपन्यासों की चर्चा करेंगे। तो यशपाल का जो पहला उपन्यास हम देखते हैं वो है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तथा इनका अंतिम उपन्यास जो हमारे सामने आता है वह है मेरी तेरी उसकी बात। इन सभी उपन्यासों पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सभी उपन्यासों के पात्र, कथ्य कथन, चरित्र चित्रण सब कुछ जानेंगे। चलिए, तो इनका पहला उपन्यास जो हमारे समक्ष आता है वह है दादा कामरेड। यह उपन्यास सन 1941 में प्रकाशित हुआ। इसमें यशपाल सन 1929 से 1933 के बीच के राजनीतिक परिदृश्य को, उसकी मानसिकता को और उस समय की तत्कालीन बेचैनी को बहुत ही सफलतम रूप से उभारा है। इसमें यशपाल ने, जो इनका उपन्यास दादा कामरेड है, इसमें यशपाल ने क्रांति से आतंकवाद को बहिष्कृत करने का प्रयास किया है। यहाँ पे क्योंकि अभी हम पीछे यशपाल के बारे में देख के आए कि इन्होंने बुलेट की जगह बुलेटिन के सहारा लिया है कि अर्थात क्रांति में जो है आतंकवाद नहीं होना चाहिए। वही यहाँ इनके उपन्यास में जो कि दादा कामरेड है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ भी ये आतंकवाद को क्रांति से दूर करने पर जोर दे रहे हैं। और इसको वे दादा कामरेड और हरीश के माध्यम से इस उपन्यास में व्यक्त करते हैं, जहाँ एक क्रांति में आतंकवाद का समर्थक है और दूसरा अहिंसा का। इस प्रकार वहीं दूसरी ओर समाज में स्त्री की वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ शैल के रूप में यशपाल एक आत्मसजग और अपने संदर्भ में निर्णय लेने वाली सक्षम युवती की परिकल्पना करते हैं। यहाँ जो है शैल के रूप में, जो शैल एक युवती है, उसके माध्यम से उस समय की तत्कालीन नारी का चित्रण यशपाल ने किया है। इस उपन्यास में यशपाल ने संतुलित सोच का परिचय दिया है, जहां वे 1-2 रेलगाड़ियों को उड़ाने की बजाय उसमें बैठे हजारों यात्रियों से संपर्क बनाने पर
जोर देते हैं। वे उनका मानना था कि आतंकवाद क्रांति में न रह जाए और जो रेलगाड़ी में या जो समाज के व्यक्ति हैं उनके बीच बम विस्फोट करने के बजाय उनके बीच अपने विचारों का विस्फोट किया जाए, वहां अपने विचारों को फैलाया जाए। इस प्रकार वे आम आदमी की सभी की के सहयोग को अहमियत देते हैं, जो हमें इनके उपन्यास दादा कामरेड में देखने को मिलता है। इनका अगला उपन्यास जो हमारे सामने आता है वह है देशद्रोही। देशद्रोही का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के आरंभिक वर्षों का राजनैतिक परिदृश्य यशपाल जी ने, जो हमारे उपन्यासकार हैं, इन्होंने खींचा है। इस उपन्यास में उपन्यासकार यशपाल ने तत्कालीन राजनैतिक अंतर्धारणाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। उस समय जो तत्कालीन राजनैतिक परिदृश्य था भारत का, उसको इन्होंने अपने इस उपन्यास में उभारा है। उसके बाद इस उपन्यास में नायक के तौर पर डॉक्टर भगवान दास खन्ना को इन्होंने उपन्यासकार ने उभारा है, जो कि सेना में डॉक्टर हैं, जिन्हें पश्चिमोत्तर में सीमावर्ती कैंप के पास कैद कर लिया जाता है। युद्ध के समय जब वो पश्चिमोत्तर में सीमावर्ती कैंप के पास रहते हैं तो वहां पे उन्हें अफगानिस्तानी कबीलाइयों के द्वारा कैद कर लिया जाता है, जहां वे 1.5 वर्ष तक वहां पे रहते हैं, वहां के रीति रिवाज को, वहां के समाज को अच्छी तरह देखते हैं। उसके बाद वहीं से वे रसिया चले जाते हैं और रसिया जाकर वहां के तत्कालीन समाज, वहां की समाजवादी व्यवस्था को देखते हैं और उससे जो डॉक्टर भगवान दास खन्ना है बहुत प्रभावित होते हैं। और जब ये रसिया से वापस लौटते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी पत्नी राज, जिसका नाम है, इनकी पत्नी का नाम राज है, जो कि बद्री बाबू से विवाह कर चुकी होती है। इस पर इनकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती, ये उस वैवाहिक संबंध को अपनी अनुमति देते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं। उसके बाद राज की बड़ी बहन, जिसका नाम चंदा है, उसके माध्यम से यशपाल ने भारतीय समाज की स्त्रियों की दशा को उपन्यास के अंदर उभारा है। चंदा के पति का नाम राजा राम है, जिसके माध्यम से या जिसके रूप में यशपाल ने पुरुष की एकाधिकारवादी नीति का परिचय दिया है कि किस तरह से आज का वर्तमान भारत का भी जो पुरुष है वो किस तरह से एकाधिकारवादी है, स्त्रियों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि बद्री बाबू, शिवनाथ व खन्ना के माध्यम से लेखक ने उपन्यास का राजनीतिक परिदृश्य में दिखाने का प्रयास किया है। इसमें अभी तक हमने जो प्रमुख चरित्र देखे, उसमें हमें प्रमुख चरित्र के रूप में मिले भगवान दास खन्ना, उनकी पत्नी राज, राज की बहन चंदा और राज जिससे विवाह करती है वो बद्री बाबू और चंदा के पति राजा राम। इतने अभी तक हमें यहाँ पे पात्र मिले। उसके बाद जो बद्री बाबू हैं, विश्वनाथ हैं और खन्ना है, इनके माध्यम से उपन्यासकार ने राजनीतिक परिदृश्य को खींचने का प्रयास किया है इस उपन्यास में। उसके बाद अगला उपन्यास जो हमें इनका देखने को मिलता है वह है दिव्या। अभी तक हमने 2 उपन्यास देखे, अब तीसरा उपन्यास है हमारा दिव्या। दिव्या का प्रकाशन 1945 में हुआ। इस उपन्यास में यशपाल जी ने स्त्री के उत्पीड़न व उसकी सामाजिक दशा का वर्णन किया है। दिव्या एक काल्पनिक ऐतिहासिक पात्र है। यहाँ पे जो दिव्या हमें प्रमुख पात्र के रूप में दिखाई देती है, यह एक काल्पनिक ऐतिहासिक पात्र है, अर्थात इस पात्र को इन्होंने इतिहास से उठाया है, जो कि इनकी कल्पना पर आधारित है और इसकी कल्पना इन्होंने बौद्धकालीन समाज में की है। इस उपन्यास में यशपाल ने सागल के गढ़ समाज को केंद्र में रखकर पृथ्वीसेन, मारिस और दिव्या के माध्यम से सामाजिक स्थिति को गहराई से उभारा है। दिव्या मार्क्सवादी दृष्टि से ऐतिहासिक संभावनाओं का संकेत देने वाला उपन्यास है। इसमें भी हम उनकी जो यशपाल का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, इस उपन्यास में भी हमें वो देखने को मिल ही जाता है। अगला उपन्यास इसी क्रम में इनका आता है पार्टी कामरेड। यह 1946 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास की नायिका एक कम्युनिस्ट युवती है जिसका नाम गीता है। वह मुंबई की सड़कों पर अखबार बेचकर पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करती है, क्योंकि वह कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है तो उसके लिए उसे फंड की आवश्यकता है। इसलिए गीता सड़कों पर अखबार बेचकर पैसा इकट्ठा करती है और उसे पार्टी फंड में जमा कराती है। वह पार्टी के प्रति समर्पित एवं एक निष्ठावान सदस्य है पार्टी की, जो काम के सिलसिले में अनेक लोगों के संपर्क में आती है। इन्हीं में से उसका एक व्यक्ति से संपर्क होता है जो एकदम निहायत ही अयास किस्म का व्यक्ति है। उसका नाम
पद्मलाल भावरिया है। किंतु जब यह गीता के संपर्क में आता है तो इसका भी व्यवहार गीता को लेकर या किसी भी नारी को लेकर सामान्यता बदल जाता है, बदलने लगता है। इस उपन्यास में 1945 के आम चुनावों तथा नाविक विद्रोह का भी जिक्र इन्होंने उपन्यासकार ने किया है। इसी प्रकार इसी क्रम में अगला उपन्यास इनका हम जो देखते हैं, मनुष्य के रूप। यह 1949 में प्रकाशित हुआ। यशपाल ने इस उपन्यास में एक पहाड़ी विधवा महिला सोमा की कथा कही है। इसमें जो प्रमुख पात्र के रूप में हमें दिखाई देता है वो सोमा है, जो कि एक पहाड़ी विधवा महिला है। ठीक है, पहाड़ियों के बीच में रहती है, कहीं पहाड़ी कबीलाई समाज में, और विधवा है। उन्होंने सोमा के माध्यम से एक ही मनुष्य के समय के साथ परिवर्तन की कथा को यहाँ पे कहा है कि एक ही मनुष्य किस प्रकार समय के साथ परिवर्तित होता जाता है। सोमा पारिवारिक उत्पीड़न का शिकार है, जो अंततः परेशान होकर ट्रक ड्राइवर धन सिंह के साथ बंबई भाग जाती है। किंतु बंबई जाने पर किसी कारणवश धन सिंह को जेल जाना पड़ता है, और जब वह जेल से वापस आता है तो वह देखता है कि सोमा का जो उसे लेकर विचार था वह बदल चुका है, जो उसके प्रति व्यवहार था वह बदल चुका है। इस उपन्यास में यशपाल ने बंबई की पूंजीवादी समाज को सजीवता और विश्वसनीयता के साथ अंकित किया है। इसमें अभिजात परिवार की युवती मनोरमा का कम्युनिस्ट युवक भूषण के साथ प्रेम का भी वर्णन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अभी तक इसमें हमें 4 पात्र दिखे प्रमुख रूप से, जो कि गीता है, धन सिंह है और अभिजात परिवार की युवती मनोरमा है, और उसका जिसके साथ प्रेम रहता है वो भूषण है। किंतु मनोरमा का विवाह भूषण के साथ नहीं हो पाता। यह आज के समाज की वास्तविक स्थिति यशपाल जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है उसका विवाह गीता का भूषण के साथ ना होकर किसी और के साथ हो जाता है, जिसका नाम सुतली वाला है। किंतु इस वैवाहिक संबंध में गीता खुश नहीं रहती और उसके जीवन की त्रासदी बन जाता है यह विवाह। अंततः गीता को इस सुतली वाला से तलाक लेना पड़ता है, जबकि तलाक के बाद वह थोड़ा खुश होती है और स्वतंत्र महसूस करती है, किंतु बाद में वह फिर से ग्लानि की स्थिति में चली जाती है और उसका जीवन पूर्ण रूप से त्राही ही बनकर रह जाता है। इसमें गांधीवादी सोम बाबू का वर्णन भी उपन्यास में अपने को देखने को मिलता है, जिनको जेल हो जाती है इस उपन्यास में। और अगर उपन्यास के बारे में आप अलग से वीडियो चाहते हैं, सभी उपन्यासों का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि हाँ सभी उपन्यासों के बारे में उसकी स्टोरी जानी जाए, तो मैं बना दूंगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद चलते हैं, अगला उपन्यास जो इनका हमें देखने को मिलता है वह है अमिता। अमिता का प्रकाशन 1956 में हुआ। शीत युद्ध के समय का उपन्यास है यह। इस उपन्यास में शीत युद्ध कब, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था, तब का उपन्यास है यह। इस उपन्यास में अमिता एक काल्पनिक ऐतिहासिक पात्र है, ठीक है, और कलिंग पर अशोक के आक्रमण को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास में यशपाल ने तत्कालीन वातावरण और परिवेश का सफल चित्रण किया है। अगला उपन्यास और यशपाल का जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास अपने को देखने को मिलता है वह है झूठा सच। इसका प्रकाशन 2 खंडों में होता है। पहला खंड 1958 तथा दूसरा खंड 1960 में प्रकाशित होता है। पहला खंड वतन और देश शीर्षक से तथा दूसरा खंड देश का भविष्य शीर्षक से प्रकाशित होता है। उपन्यास का आरंभ लाहौर की गलियों में होता है, जहां आर्य समाजी मास्टर राम लुभाया की माता जी का देहांत हो गया है और वहां पे रुदन विलाप चालू है, वहां पे सब रो गा रहे हैं, वहीं से यहाँ इसका प्रारंभ होता है। इस उपन्यास का झूठा सच के उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है, केंद्रीय पात्र हैं, वह जयदेव पुरी और तारा है। जयदेव पुरी जो कि राम लुभाया का बेटा है और तारा जो कि राम लुभाया की बेटी है। जयदेव पुरी पेशे से पत्रकार है, जो दौलू मामा की मृत्यु पर भी टिप्पणी करता है। दौलू मामा का राजनीतिक कारणों से हत्या हो जाती है, उस पर भी यह पत्रकार जो कि जयदेव पुरी है यह टिप्पणी करता है, उस पर भी अपने अखबार में लिखता है। यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जिसमें यशपाल ने मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया है। तारा एक विद्रोही किस्म की युवती है, जो शीलो और रतन को मिलाकर एक प्रकार से सामाजिक क्रांति का
और नारी मुक्ति का उद्घोष करती है। उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्रों में हमें राम ज्वाया, राम लुभाया, जयदेव, तारा, गिरधारी लाल, कनक, नैयर, डॉक्टर प्राणनाथ, शीलो, रतन, भगवंती, पूरणदेवी, सीता, खुशहाल सिंह आदि इस उपन्यास के पात्रों के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं। इस उपन्यास पर विस्तार से चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो पर सही प्रतिक्रिया देंगे तो झूठा सच पे मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, वहां पे आपको डिटेल में इस उपन्यास के बारे में बता दूंगा। झूठा सच के बाद इनके 3 छोटे उपन्यास प्रकाशित होते हैं जो क्रमशः इस प्रकार है। 12 घंटे, जिसका प्रकाशन 1963 में होता है। दूसरा अप्सरा का श्राप 1965 में प्रकाशित हुआ। तीसरा क्यों फंसे 1968 में प्रकाशित हुआ। 12 घंटे में जो प्रमुख पात्र हैं वो बिनी, जेनी, पामर, लॉरेंस और फैंटम है। अप्सरा का श्राप जो कि एक ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र शकुंतला और दुष्यंत हैं। क्यों फंसे में युवा पत्रकार भास्कर और मोती के संबंधों पर आधारित कथा का वर्णन यहाँ पे उपन्यासकार ने किया है। इसके बाद उपन्यासकार यशपाल का जो प्रमुख और अंतिम उपन्यास देखने को मिलता है वह है मेरी तेरी उसकी बात। इसका प्रकाशन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर यह लिखा गया और इसका प्रकाशन जो है 1973 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के पृष्ठभूमि पर लिखित है जो कि 1942 में हुआ था और इसका प्रकाशन 1973 में होता है। रतन लाल सेठ, मास्टर मथुरा प्रसाद और वकील कोहली के माध्यम से लेखक ने संपूर्ण समाज की राजनीतिक चेतना को अंकित किया है इस उपन्यास में। इसमें यशपाल ने अमर, नरेंद्र तथा उषा के माध्यम से राजनीतिक अंतर विरोध को भी उभारा है। नई पीढ़ी, यहाँ पे उपन्यासकार ने बताया है किस प्रकार नई पीढ़ी जो है वो ढोंग और पाखंड से उबरना चाहती है और जो कि तार्किक है उस पर विचार करना चाहती है, ऐसे पथ पर चलना चाहती है। ठीक है, इन सभी उपन्यासों को हमने सारता देखा। यहाँ पे सभी उपन्यासों का हमने इस तरीके से सार देख लिया है कि हम अपने एग्जाम में कर सकें। यह जो हमारा आज का विषय रहा, टॉपिक रहा, यह इग्नू एमए हिंदी द्वितीय वर्ष के एमएसडी पेपर कोड 15 के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में भी यह जरूरी है। अगर आप एक बार यह वीडियो देखे रहेंगे और इससे प्रश्न आता है तो आसानी से आप कर पाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि इन सभी उपन्यासों को हमने देखा और इसमें सबसे प्रमुख उपन्यास और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो इनका यशपाल जी का हमें देखने को मिलता है वह है झूठा सच। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।